हाँ साहब, बड़े शर्म की बात है कि यहाँ खून हो गया, और वो भी उस आदमी का जिसका इस हॉस्पिटल को ऊपर लाने में सबसे बड़ा हाथ है। मतलब उन्होंने बनवाया था ये हॉस्पिटल? नहीं, बनवाया नहीं था, लेकिन अगर वो पैसे नहीं देते तो यहाँ कुछ नहीं होता, बस ये 4 दीवारें होती। फिर तो आप उन्हें जानते होंगे काफी दिनों से, आपके अच्छे संबंध होंगे उनसे? वो मेरे पिता समान थे सर। उन्होंने मुझे सड़क से उठाकर डॉक्टर बनाया था। अब मैं लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा कि मेरे रहते ये सब हो गया। हमें तो पता लगा है कि वो कोमा में थे, बेहोश थे। ऐसी हालत में आप उनका ऑपरेशन कर रहे थे? उन्हें अपेंडिसाइटिस हो गया था सर, इमरजेंसी में यहाँ लाया गया था। हम लोग टेस्ट वगैरह कर ही रहे थे कि अपेंडिसाइटिस है भी या नहीं, ऑपरेशन करना जरूरी है या नहीं, कि अपेंडिक्स फट गया, वो कोमा में चले गए, ऑपरेशन करना जरूरी हो गया। आज का रखा था और ये सब हो गया। उन्हें ऑपरेशन रूम तक कौन लाया था? वार्ड बॉय थे और शायद रिश्तेदार भी थे। ओह, रिश्तेदार भी थे। उन्होंने कुछ होते हुए नहीं देखा ना? नहीं, नहीं तो पहले ही हल्ला नहीं मच जाता। कितनी भयानक बात है सर। वार्ड बॉयज रिश्तेदार एक मरे हुए आदमी को ऑपरेशन के लिए ला रहे थे। वेरी सैड, वेरी सैड। उन्हें कहां से लाया जा रहा था? उनका रूम था, प्राइवेट रूम। वहां कौन था कमरे में उनके साथ? एक नर्स थी, स्वाति। ऑपरेशन से पहले आप में से कोई गया नहीं था वहां पर कमरे में चेकअप करने के लिए? मैं गई थी। आप गई थी? जी, जहाँ ऑपरेशन करना था वहाँ के बाल साफ करवाने थे। एक नर्स भी थी। कब गई थी आप? 1 घंटा पहले। मेरा मतलब ऑपरेशन के 1 घंटे पहले। मतलब तब तक वो जिंदा थे? जी बिल्कुल। फिर क्या हुआ? फिर मैं वहाँ से आ गई। बाद में सिर्फ वो नर्स थी वहाँ पर। डॉक्टर रीता के जाने के बाद और ऑपरेशन से पहले कमरे में कोई आया था? जी हाँ। कौन? डॉक्टर साहिल। क्या बकवास कर रही है? मैं तो वहां गया तक नहीं। पर सर, आप वहाँ आए थे? बेवकूफ लड़की, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नौकरी वोकरी करनी है या नहीं, या अचानक मोरफिन खा लिया तुमने? मैं अपने ऑफिस में था। मगर मैंने आपको देखा था सर। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्या मालूम क्या हो गया है तुम्हें? तुम आजकल कुछ दवाइयां ले रही हो ना? दवाइयाँ? कौन सी दवाइयाँ सर? लीजिए इसे, ये भी याद नहीं है। पर सर, मैंने देखा था आपको। फिर वही बकवास। देखा था। एक मिनट डॉक्टर साहिल, आप जरा हाथ चलिए। लेकिन मैं क्यों बाहर जाऊं? देखिए, पहले हम इनसे बात कर लेते, फिर आपसे। आप अपने ऑफिस जाइए, हम आपसे वहीं मिलते हैं। जाइए। हाँ सर, मुझे पूरा यकीन है वो डॉक्टर साहिल ही थे। पूरा यकीन है? तुमने उनका चेहरा देखा था ना? चेहरे पर ऑपरेशन वाला मास्क था, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। जब सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी तो ये कैसे कह सकती हैं आप कि वो डॉक्टर साहिल ही थे? सर, डॉक्टर साहिल लंगड़ा के चलते हैं और हॉस्पिटल में सिर्फ वही ऐसे चलते हैं। चेहरे पे मास्क था और सिर पे कैप पहनी हुई थी और हरा रंग का गाउन भी पहन रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे सीधे ऑपरेशन करके अभी भी आए हैं। आपने उनसे बात की थी? जी नहीं, वो बिल्कुल चुप थे। तुम वही थी ना उनके साथ में? मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए वेस्ट डिस्पोजल रूम में गई थी। क्यों? क्योंकि रेजर कॉटन वगैरह फेंकना था। वेल साहब की शेव करते वक्त थोड़ा सा कट गया था, इसलिए खून वून पोंछा था। डॉक्टर साहिल के अलावा और कोई आया था? जी हाँ, मैं जब कॉटन फेंक कर वापस आ रही थी तो मैंने डॉक्टर रीता को कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। हाँ, मैंने देखा था डॉक्टर साहिल को। मगर डॉक्टर साहिल ने तो मास्क पहना हुआ था। हाँ, पता नहीं क्यों। आपकी उनसे कोई बात हुई? बात वैसे बातचीत तो कुछ नहीं हुई, लेकिन मैं जब कमरे के अंदर गई तो डॉक्टर साहिल, आई एम सॉरी, मैं दरअसल डॉक्टर भाटिया को ढूंढ रही थी। मैं आपसे ऑपरेशन थिएटर में बाद में मिलती हूँ। वो मुंह से तो कुछ नहीं बोले, मैंने सिर्फ उन्हें लंगड़ाते हुए देखा था। और वैसे भी डॉक्टर साहिल की कुछ आदतें मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करती। वैसे डॉक्टर साहिल के ऑफिस में वो जो दूसरा कमरा है वो क्या है, किस लिए है? वहाँ पहले दूसरे डॉक्टर बैठते थे, पर अब डॉक्टर साहिल वहाँ पर चेकअप करते हैं।
सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे ये क्या इंजेक्शन? एक डॉक्टर अपने आप को इंजेक्शन लगा रहा है। आर यू डायबिटिक? जी हाँ, मुझे डायबिटीज हो गई है। हर रोज 2 बजे इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, आदत सी पड़ गई है। डॉक्टर साहिल, अब जरा आमने सामने बात हो जाए, मैन टू मैन। बताइए, वेद साहब के रूम में गए थे या नहीं? बिल्कुल नहीं। स्वाति झूठ बोलती है। वो क्यों झूठ बोल रही है? क्या मालूम। आज आपने ऑपरेशन वाला गाउन, मास्क और कैप पहने थे? जी हाँ, आज हमने 2 ऑपरेशन किए थे, उसी वक्त पहने थे। हाँ, नर्स स्वाति का भी यही कहना है। जब आप वेद साहब के कमरे में आए थे तो आपने हरे रंग का गाउन, कैप और मास्क पहन रखे थे। आपको क्या लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है कि मैं ऑपरेशन के बाद भी वो कपड़े पहन करके घूमता फिरूंगा? वो कपड़े ऑपरेशन के वक्त पहने जाते हैं, ऑपरेशन के बाद नहीं। लोग डॉक्टर को पागल समझेंगे उसे ऐसे घूमता देखकर। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते हैं? मैं वेद साहब के रूम में गया तक नहीं। तो फिर आप थे कहां थे आप? मैं यहीं था, अपने कमरे में। अच्छा, तो आप यहीं पर थे, हैं? जी हाँ। और कोई था आपके साथ में? हाँ, मेरे साथ कोई था। कौन? ये मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों? बस ऐसे ही पर्सनल मामला है। देखिए डॉक्टर साहिल, लगता है एक बात आपकी समझ में नहीं आ रही है। आप थोड़ी मुश्किल में हैं। उस रूम में आपको किसी ने देखा था, लगभग उसी समय जिस समय खून हुआ था। मतलब साफ है, जब तक आप हमें उस आदमी के बारे में नहीं बताते जो आपके साथ में था, आप जबरदस्त मुसीबत में फंसे हैं। देखिए, आप मेरे साथ कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता कि वो कौन था। ये सच है कि वो यहां था, पर देखिए, जिस आदमी ने खून किया है वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर आपको क्यों फंसा रहा है वो? पता नहीं, होगी कोई दुश्मनी। वेद साहब मेरे पिता समान है, मैं उन्हें क्यों मारूंगा? अभिजीत, सुधाकर फ्रेडरिक्स, हो सकता है कोई सचमुच इसे फंसा रहा है, और अगर ऐसा किसी ने किया है तो उसने वो सर्जिकल मास्क, कैप, गाउन कहीं तो फेंके होंगे, कहीं छुपाए होंगे। सुधाकर फ्रेडरिक्स, हॉस्पिटल में देखो, कहीं कुछ मिलता है क्या? ओके सर। हाँ तो डॉक्टर साहिल, हम आपके उस मेहमान के बारे में बात कर रहे थे जो उसी दिन, उसी वक्त आपसे मिलने आया जब वेद साहब का खून हुआ था। शायद आपको गवाह की जरूरत थी। अच्छा, कम से कम आप ये तो बता सकते हैं कि वो आदमी आपके पास आया क्यों था? उसे 50,000 रुपए चाहिए थे, तो मैंने उसे दे दिए। इतने सारे पैसे आपने तैयार रखे थे? नहीं, मैंने उसे चेक दिया था, बियरर चेक। सर, हाँ सुधाकर, वेद साहब के परिवार वाले आपसे मिलना चाहते हैं। एसीपी साहब, आपने कभी सुना है कभी हॉस्पिटल में किसी का खून हो जाना? कभी सुना है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, पहले भी देखा है हमने ऐसा। सर, इस हॉस्पिटल में मेरे पिताजी ने बहुत पैसे लगाए थे, बहुत पैसे दिया था हमने, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि जिस हॉस्पिटल को हम अपना समझते हैं वही हमारे पिताजी का खून हो जाएगा। हॉस्पिटल में तो लोग इलाज के लिए आते हैं, खून करवाने के लिए नहीं। हाँ, भाई साहब कहा करते थे, ये हॉस्पिटल मेरे शरीर का एक हिस्सा है। देखिए सर, शरीर का वो हिस्सा ही सड़ गया। अफसोस है। और ये डॉक्टर साहब, इसे तो मेरे पिताजी ने अपने बेटे की तरह पाला था। इसे पढ़ा लिखा कर उन्होंने ही डॉक्टर बनवाया था। हाँ, डॉक्टर साहिल ने हमें बताया था कि वेद साहब उनके पिता समान थे। हमें तो आज सुबह से ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वो वॉचमैन, वो हमें पिताजी के कमरे में जाने नहीं दे रहा था। आप बताइए, प्राइवेट रूम किस लिए होता है? ताकि फैमिली वाले वहां जा सके, और वो वॉचमैन ने हमें रोक दिया, कह रहा था जरूरी जांच चल रही है। एक वॉचमैन की इतनी हिम्मत, वो सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, वरना एक वॉचमैन जैसा आदमी हमें रोक सकता है उसी हॉस्पिटल में जो हमारा। बार बार कह रहा था अंदर मत जाइए, अंदर मत जाइए, जाके वहाँ बैठिए वेटिंग रूम में। उसने ऐसा क्यों कहा होगा? पूछिए ना उसे से जाकर। वॉचमैन जी,
तुमने आज वेद साहब की फैमिली के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अरे साहब, आज सुबह से ही इन लोगों ने हल्ला मचा रखा था हॉस्पिटल में। कह रहे थे कि ये हॉस्पिटल हमारा है, इस डॉक्टर को भगा दो, दूसरे को बुलाओ। तो डॉक्टर साहिल ने मुझसे कहा कि इन लोगों को अंदर ही मत आने दो। जॉली साहब, आपका इस फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं, फिर भी आप यहां हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? जरा अजीब लग रहा है। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि मैं एक वकील हूं और इस फैमिली का पूरा कारोबार मैं देखता हूं। फिर भी आपको यहाँ हॉस्पिटल में आने की क्या जरूरत? अजीब है आप। अब वेद साहब का हाल चाल पूछने के लिए उनके साथ रिश्तेदारी होना जरूरी है क्या? नहीं, फिर भी आपका यहाँ मौजूद होना जरा। मैं सालों से वेद साहब के साथ काम कर रहा हूं, पता लेने नहीं होगा क्या? साहब ने जो वसीयत लिखवाई थी उसके बारे में बात करने आया हूं मैं। वसीयत? उनकी वसीयत भी है नहीं थी, अब उन्होंने बदल दी है। जी हाँ। मतलब किसी का फायदा होगा और किसी का नुकसान। वसीयत में ये सब तो होता ही है। मैं नई वसीयत के बारे में बात करने आया था, पता चला कि उनका खून हो गया। डॉक्टर साहिल जो कहेंगे वही तुम करते हो? और क्या साहब, उनका सारा काम मैं ही तो करता हूँ। बैंक भी मैं ही जाता हूँ। अच्छा, विश्वास नहीं होता? क्या नाम क्या है उनके बैंक का? वो इंटरनेशनल बैंक चांदार रोड पर है। तो ये सब वसीयत का चक्कर है। वसीयत का। वसीयत का चक्कर है या नहीं यह तो नहीं पता, लेकिन जो वसीयत पहले लिखी गई थी उसमें बहुत सारा पैसा हॉस्पिटल के नाम और साहिल के नाम पर था। ये उनकी बेटी है परनीता, जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रही। इनके नाम पर भी काफी पैसा है। हाँ, ये उनके छोटे भाई जो हैं, इनके नाम पर कुछ कम पैसा है। सबसे ज्यादा पैसा साहिल के नाम पर है। थोड़े दिनों के बाद पता नहीं क्या हुआ, वो कहने लगे कि भाई बिल बदल देते हैं। हॉस्पिटल तो अच्छा खासा चल रहा है, उसमें अभी और पैसे देने की क्या जरूरत है? बेटी और भाई को ज्यादा पैसे दे देते हैं। तो वो नई वाली बिल बन गई कि नहीं? किधर बनी साहब? अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वो हॉस्पिटल में आ गए। मतलब जो पैसा साहिल को मिलने वाला था वो उसे मिलेगा। ये लीजिए, यही है डॉक्टर साहिल का चेक जो आज ही आया था। वो आदमी 50,000 रुपए ले गया। नाम क्या था उस आदमी का? नाम तो नहीं मालूम, चेक के पीछे देखिए, उनका साइन होगा, शायद उसे कुछ पता चले। टी शेखर। आप जरा थोड़ी देर के लिए बाहर चलिए प्लीज। आइए बाहर बैठिए। आप थोड़ी देर के लिए वहां बैठिए। एक बात बताइए, ये वेद साहब के भाई कैसे आदमी है? क्या मतलब? मतलब ये कि ये कुछ काम वाम भी करते हैं या सिर्फ वेद साहब के पैसों पर जीते हैं? काम वाम ये कुछ नहीं करते साहब, पूरी जिंदगी नहीं किया। इन्हें तो सिर्फ एक ही काम आता है, वेद साहब की चमचागिरी। सर, आप रेडी? कुछ कपड़े मिले हैं, लगता है खूनी के ही है। कहाँ है कपड़े? वहाँ एक कमरे में। आप जरा यहीं पे रुकिए। हाँ सुधाकर, यहाँ है सर कपड़े। निकालो। कैप, मास्क। वो आदमी जो वेद साहब के कमरे में गया था, उसने यही सब तो कपड़े पहने हुए थे। हाँ सर, खून करने के बाद उसने कपड़े यहाँ फेंक दिए। पॉकेट में भी कुछ नहीं सर। अच्छा। सर। हाँ भैया। सर, जो आदमी डॉक्टर साहिल के सामने बैठा हुआ था, बैंक से उसका नाम पता चल गया। कौन है वो? शेखर, टी शेखर। टी शेखर? सर, ये बड़ा अजीब जूता मिला है, इसका फीता देखिए सर। ये तो टूटा हुआ है सर, और फिर से इसे जोड़ा गया है। फीते को टेप से क्यों जोड़ा गया होगा सर? हॉस्पिटल जैसी जगह में अंदर आना और रूम में घुस के किसी आदमी को मारना, जरा अटपटा सा है ये सारा मामला। खून करने वाले को यह डर तो होगा ही कि वो कहीं पकड़ा न जाए, काम जल्दी करना चाहिए। मगर इसी बीच उसके जूते का फीता टूट जाता है और सर, उसे जल्दी जल्दी चलना मुश्किल हो जाता है। शायद जूता बड़ा है, बार बार पैरों से निकल रहा है। हाँ, तो फीता बांधने जाता है मगर फीता बनता नहीं, तो उसने ये टेप लगा ली, फीता बांध लिया और चल पड़ा। मगर ये टेप उसे इतनी जल्दी मिली कहां से? सर, शायद वो आदमी उस वक्त हॉस्पिटल में होगा जब उसके जूते का फीता टूटा। कहीं ये टेप उसने उस रूम में से तो नहीं उठाई होगी? देखना चाहिए मरने वाले के कमरे में ऐसी टेप थी कि नहीं।
मगर उसने ये टेप हॉस्पिटल में से ही उठाई है, हॉस्पिटल में से ही। यस सर। नहीं तो उस आदमी का ध्यान अचानक टेप की तरफ जाएगा ही कैसे? देखो, अगर मेरे जूते का फीता टूट गया तो मैं फीते में गांठ बांधने की कोशिश करूंगा या फिर टूटे हुए फीते को ही बांधने की कोशिश करूंगा। मगर ये टेप लगाना मेरे समझ में नहीं आया। सर, ये किसी ऐसे आदमी का काम हो सकता है जिसका इस टेप के साथ दिन रात का लेना देना हो। जैसे कोई केमिस्ट या डॉक्टर भी हो सकता है। सर। आ गया। सर, नर्स स्वाति ने और डॉक्टर रीटा ने ये कपड़े पहचान लिए। हाँ सर, ये वही कपड़े हैं जो खूनी ने पहने हुए थे। ये शर्ट भी? नहीं सर, शर्ट तो गाउन के नीचे छुपी हुई थी। ये पैंट पहचान लिए, ये पैंट वही है। मतलब डॉक्टर साहिल जैसा आदमी उस कमरे में था। मगर सर, डॉक्टर साहिल का तो कहना है कि वो अपने कमरे में था एक आदमी के साथ। लेकिन वो आदमी कौन है ये वो बताने से मना कर रहा है। और अगर डॉक्टर साहिल अपने कमरे में था तो डॉक्टर साहिल जैसा एक आदमी इस कमरे में भी था। सर, मुझे लगता है कि जो आदमी डॉक्टर साहिल के सामने बैठा हुआ था, ये टी शेखर, यही इस चक्कर का सेंटर है सर। टी शेखर? यस सर। टी शेखर? इस टी शेखर को जमीन से खोद कर निकालना पड़ेगा। सारे अखबारों में खबर छपवा दो, शायद डॉक्टर साहिल को गिरफ्तार किया जाएगा। इससे गड़बड़ी मच जाएगी। डॉक्टर साहिल भाग जाएगा या टी शेखर सामने आ जाएगा। आप सोते हुए शेर को जगा रहे हैं। सोते हुए चूहे को पिन चुबा रहा हूं। डॉक्टर साहिल माइट बी अरेस्टेड फॉर द मर्डर ऑफ प्रोमिनेंट बिजनेसमैन। ओह गॉड, ये क्या हो गया? अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इस शेखर का मुंह बंद करना पड़ेगा। फोन ही नहीं उठा। कहीं पुलिस के पास तो नहीं चला गया? जी, मेरा इनाम शेखर है। आप डॉक्टर साहिल से कल मिले थे? जी जी हाँ। कितने बजे? 12 बजे, और तकरीबन 12:30 बजे तक मैं उनके ही साथ था। आप डॉक्टर साहिल को कैसे जानते हैं? जी, वो कैसे जानते हैं? मैं उनका रिश्तेदार हूँ। क्या रिश्ता है आपका? जी, क्या रिश्ता है आपका? वो मेरे पिता है। पिता? हाँ, सौतेले पिता, स्टेप फादर। डॉक्टर साहिल तुम्हारे बारे में कुछ कहते हुए हिचकिचा क्यों रहे हैं? बताते क्यों नहीं? क्या है कि मैं भी एक डॉक्टर था कुछ साल पहले इसी हॉस्पिटल में, लेकिन मुझे शराब पीने की बुरी लत लग गई और एक दिन नशे में चुपके से मैंने एक पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया। बस उसके बाद वेद साहब ने मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया। मैंने लाख हाथ जोड़े, मैंने मिन्नतें की, गिड़गिड़ाया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, मुझे निकाल कर ही छोड़ा। तब से मैं वेद साहब से नफरत करता हूं और शायद यही वजह होगी कि डॉक्टर साहिल ने मेरा नाम नहीं बताया। उन्हें लग रहा होगा कहीं मैं वेद साहब के खून में न फंस जाऊं। जब आप अपने पिताजी के साथ थे, क्या वो कुछ देर के लिए कमरे से बाहर गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। या ऑपरेटर, डॉक्टर साहिल यार। अच्छा देखो, मेरे आज के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, कह दो कि मैं हॉस्पिटल आया नहीं, और सुनो मुझे कोई फोन मत देना। ओके। सर, इस टी शेखर के बयान ने डॉक्टर साहिल को शक से एकदम बरी कर दिया। सर, मुझे अभी भी यही लग रहा है कि ये मर्डर साहिल ने ही किया है
और यह दिखाने की कोशिश की है कि वो कमरे में ही था। उसने हमें धोखा देने के लिए वो कपड़े वहां फेंक दिए, जिससे यह लगे कि खूनी कोई और है जो साहिल की तरह लंगड़ाते हुए घूम रहा है। हाँ, अगर ऐसा होता तो वो शेखर का नाम पहले ले लेता ना, हमारा शक डॉक्टर पे जाता ही नहीं। ये साहिल, ये अभी कहाँ है? सर इस वक्त वो हॉस्पिटल में ही है, सुधाकर और फेड्रिक्स हैं वहां पे। इस डॉक्टर साहिल को जाके फिर से मिलते हैं, देखते हैं ये कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। हेलो, हाँ सुधाकर, बोलो। क्या? माय गॉड, सत्यानाश। ओके। कहाँ है? यहाँ है सर। डॉक्टर साहिल को भी वेद साहब की तरह ही मारा गया है, रस्सी से गला घोट के। आश्चर्य या डर कुछ भी नहीं है, चेहरा बिल्कुल शांत है। अगर इनका गला ही घोटा गया है तो यहाँ थोड़ी बहुत हलचल तो होनी चाहिए थी। सर मेज पर भी सारी चीजें वैसी की वैसी है। हाँ वही तो। सुधाकर, कुछ मिला? फेड्रिक्स? सर कमरे में सारी चीजें बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक ठाक हैं। शायद यहां भी कुछ नहीं हुआ है सर। अभिजीत सर, जरा पता करो, कमरे में लाश मिलने के बाद यहाँ किसी ने छेड़छाड़ तो नहीं की? सब कुछ ये ठीक ठाक तो नहीं किया? दया सर, जरा इधर आओ। ये देखो, देखो ये क्रॉस का निशान बिल्कुल गर्दन के पीछे है। उठाओ। मतलब सर खूनी साहिल के बिल्कुल पीछे खड़ा था और यहां से गला घोटा उसने। हाँ, अगर वो साइड में खड़ा होता तो क्रॉस का निशान यहां होता या यहां होता। पर सर वो साहिल के पीछे गया कैसे? शायद डॉक्टर साहिल उस खूनी को जानता था, नहीं तो बिना किसी शक के वो पीछे जा ही कैसे सकता था? साहिल ने भी सोचा नहीं होगा कि वो आदमी उसे मारने वाला है। कौन हो सकता है जिसे डॉक्टर साहिल जानता भी था और जिस पर उसका शक भी नहीं था? डॉक्टर साहिल की लाश सबसे पहले आपने ही देखी थी? जी हाँ। लाश मिलने के समय आपने किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो चीज़ जहाँ पर थी वहीं पर है। आप डॉक्टर साहिल के कमरे में क्या करने गई थी? मैं 2:30 बजे एक ऑपरेशन था, मैं उसी के लिए डॉक्टर साहिल को बुलाने आई थी। 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया पर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, इसलिए मैंने अंदर जाकर देखा। कमरे में और कोई नहीं था? जी नहीं। आप इतना सोचकर क्यों जवाब दे रही हैं? एक्चुअली तो डॉक्टर साहिल की मौत से हम लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है। अच्छा खैर, कमरे के बाहर कोई था आसपास? जी नहीं, जब मैं कमरे में गई तब तो कोई नहीं था, पर उसकी थोड़ी देर पहले वो वकील जॉली वहाँ बैठा था। वो वेद साहब का वकील। जॉली? वो वहाँ क्या कर रहा था? शायद केदार और परिणीता के साथ आया था। वो लोग भी दिखे थे मुझे आज हॉस्पिटल में। दया, लगता है मौत की थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहिल ने अपने आप को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया था। पर सर डॉक्टर साहिल को मारा क्यों गया है? ये बात तो है, लेकिन सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि डॉक्टर साहिल का खून कैसे किया गया। सर खून तो गला घोट कर हुआ है। हाँ, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए इसने कोशिश क्यों नहीं की? सर हो सकता है मरते वक्त साहिल अपने होश में ना हो, शायद बेहोश हो। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। सर, हाँ अभिजीत, एक बड़ी अजीब बात पता चली है। क्या? परिणीता, केदार और जॉली, वो तीनों आज हॉस्पिटल में ही थे। खून के समय? यस सर। वो लोग यहाँ क्या करने आए थे? जब पहला खून हुआ तब भी वो लोग यहाँ थे और आज भी?
जरूर कुछ चक्कर है। अभिजीत, तुम इन तीनों से पता करो कि वो लोग आज हॉस्पिटल में क्या करने आए थे। दया सर। मुझे डॉक्टर साहिल की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी चाहिए। यस सर। वो रिपोर्ट जरूर कुछ गुल खिलाएगी। सर। हाँ दया। सर, आपका शक सही निकला। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वाकई चौंका देने वाली है। डॉक्टर साहिल के शरीर में से बेहोशी की दवाई मिली है सर। ओ, मतलब बेहोश करके गला घोंटा है। मगर सर, बेहोशी की दवाई क्यों दी? सीधे जहर दे देता, डॉक्टर अपने आप मर जाता, गला घोटने की जरूरत ही नहीं थी। और सर, बेहोशी की दवाई उसके शरीर में पहुंची ही कैसे? साहिल खुद एक डॉक्टर था, वो अपने आप ये दवाई तो लेगा नहीं। हाँ, लेगा ही क्यों? किसी ने धोखे से खिला दी होगी। हाँ सर, यही हो सकता है। मगर सर, दवाई खिलाई कैसे होगी? ये उन 3 लोगों से पूछो, ये परिणीता, केदार और जॉली। सर, जॉली बाहर इंतजार कर रहे, उन्हें अंदर बुला लो। हाँ, बुलाओ। आइए आइए। वाह, थैंक यू। आइए मिस्टर जॉली। मैं कोर्ट गया हुआ था, जैसे ही आपका मैसेज मिला फौरन मिलने आ गए। जिस समय डॉक्टर साहिल का खून हुआ, आप उनसे मिलने गए थे ना? जी हाँ, मगर वो मिला ही नहीं। उसने मुझे बाहर ही बिठा दिया। मैंने 15-20 मिनट तक इंतजार किया, फिर मैं कोर्ट चला गया। अगर वो इतना बिजी था तो मैं कौन सा घास खोद रहा हूं? मैं तो उसे ये बताने गया था कि उसे कितने पैसे मिलने वाले हैं। मैं उसका भला करने गया था और उसने मुझे बाहर ही बिठा दिया। बिठाओ। अच्छा, तो आप बाहर बैठे हुए थे? जी हाँ। तो जब आप बाहर बैठे हुए थे, उस समय डॉक्टर साहब के कमरे में से कोई बाहर आया? जी नहीं। कोई अंदर गया था? जी नहीं। अच्छा, उस समय ऐसा कुछ हुआ था जो आपको याद हो, जो आप हमें बता सकते हैं? जब मैं बाहर बैठे इंतजार कर रहा था तो साहिल का एक फोन आया था। फोन? जी हाँ। किसका? मुझे क्या पता, मैं तो बाहर बैठा हुआ था ना। हाँ, मैंने बाहर से सुना। साहिल फोन पे बहुत देर तक हेलो हेलो करता रहा। ऐसा लग रहा था कि दूसरी तरफ से कोई बोल नहीं रहा। दूसरी तरफ से कोई कुछ बोला क्यों नहीं? सर, शायद फोन बात करने के लिए किया ही नहीं गया था। और दूसरे सर, साहिल को फोन बाहर से किया गया है। इसमें 2 लोग मिले हुए हैं सर, 2 लोगों की टीम। तभी तो इतनी आसानी से उन्होंने ये दोनों खून कर दिए। पर सर, ये सब हुआ कैसे होगा? शायद ऐसा हुआ होगा, डॉक्टर साहिल यहां खड़ा होके इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की तैयारी कर रहा है, हर रोज की तरह 2 बजे। और एक आदमी यहाँ पार्टीशन के पीछे छुपा हुआ है। हाँ, और डॉक्टर साहिल को यह पता नहीं है। उसने सिरिंज में दवाई भर ली है और इंजेक्शन लेने ही वाला है, इतने में फोन आता है। फोन की घंटी बजने लगती है। डॉक्टर साहिल सिरिंज यहां रख देता है और फोन उठाने के लिए जाता है। हेलो हेलो। और इसी बीच हेलो। वो आदमी पार्टीशन के पीछे से निकलता है और इंजेक्शन बदल देता है। अब ये इंजेक्शन बेहोशी की दवाई वाला इंजेक्शन बन गया है और वो पार्टीशन के पीछे जाके छुप जाता है। डॉक्टर साहिल बहुत देर तक हेलो हेलो करने के बाद फोन रख देता है और वापस इंजेक्शन लेने के लिए आता है और वो इंजेक्शन अपने आप को लगा लेता है और बास्केट में फेंक देता है। उसके बाद वो कुर्सी पे जाके बैठ जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद खूनी पार्टीशन से बाहर निकलता है, डॉक्टर साहिल के पास जाता है। डॉक्टर साहिल बेहोश है, वो उसका गला घोट देता है और चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल जाता है। यस, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। मगर सर, हाँ, अगर डॉक्टर साहिल फोन उठाने से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लेता तो वो बेहोश नहीं होता और वो मरता नहीं। और अगर जहां वो खूनी छुपा था डॉक्टर साहिल उसी तरफ देखकर खड़ा होता तो खून होता ही नहीं। खूनी तब तक कोशिश करता रहता जब तक उसे अच्छा मौका नहीं मिलता। कल परसों तरसों देखो, डॉक्टर साहिल रोज 2 बजे इंजेक्शन लेता था। एमटीएनएल से पता करो कि आज 2 बजे डॉक्टर साहिल को कौन कौन से नंबर से फोन आए थे। सर, जिस नंबर से डॉक्टर साहिल को फोन किया गया था वो मिल गया सर। अच्छा, 290591। मगर डॉक्टर साहिल को तो बहुत सारे फोन आते होंगे, पता कैसे चला कि ये वही फोन है?
सर ये डॉक्टर साहिल का प्राइवेट नंबर है, बहुत कम लोगों के पास है। अच्छा। और 1 बजे से 1:30 बजे के बीच सिर्फ ये एक फोन आया था। कहां से? हॉस्पिटल के अंदर से ही सर, किसी ने हॉस्पिटल के अंदर से ही फोन किया है। MTNL से जो नंबर मिला है वो लगा। यस सर। 290591। आवाज वहां से आ रही है सर। हाँ देखते हैं। यहाँ से सर, ये तो डॉक्टर साहिल का कमरा है। हाँ, डॉक्टर साहिल को फोन डॉक्टर साहिल के कमरे में से ही कैसे आया? यही तो वजह है। घंटी तभी भी बज रही है। कहीं इस कमरे में कोई और फोन तो नहीं है? आवाज इस तरफ से आ रही है। हाँ देखो। तो वो आदमी जिसने डॉक्टर साहिल का खून किया वो साहिल के ऑफिस में ही छुपा हुआ था और वो दवाइयों के बारे में जानता था, तभी तो वो साहिल को बेहोशी की दवाई दे सका। मगर सर अस्पताल में हर दूसरा आदमी दवाई के बारे में जानता है। मगर सर मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आ रहा है कि साहिल को बेहोशी की दवा देने की क्या जरूरत थी, सीधा उसे जहर क्यों नहीं दे दिया? क्योंकि अगर कोई जहर देता तो फौरन पता चल जाता कि जहर देने वाला आदमी दवाइयों के बारे में जानता है। इसलिए यह दिखाने के लिए कि खून करने वाला आदमी कोई बाहर का है, साहिल का गला घोंटा गया। सर पहले खून के बाद हमें ये जो कपड़े और जूते मिले हैं, इनसे हमें कुछ पता चल सकता है? हाँ क्यों नहीं, दिखाओ। अब ये बताओ, खूनी ने ये पैंट और शर्ट ही क्यों पहनी? मतलब सर? मतलब खूनी ने अपने कपड़े क्या पहन रखे होंगे? शायद शर्ट और पैंट। शर्ट और पैंट, करेक्ट। यस सर। अगर उसने शर्ट और पैंट पहनी रखे थे तो उन्हें निकालकर ये कपड़े पहनने की उसे क्या जरूरत थी? अगर वो ये हरा गाउन, ये मास्क और ये टोपी पहन लेता तो उसका चेहरा भी छुप जाता और उसके कपड़े भी। तो फिर उसने ये दूसरे कपड़े पहने ही क्यों? मतलब सर खूनी ने ये कपड़े पहनने से पहले पैंट और शर्ट नहीं पहन रखे थे, कुछ और ही पहना हुआ था शायद। और क्या हो सकता है सर? साड़ी, सलवार कमीज, स्कर्ट। मतलब खूनी कोई लड़की हो सकती है? बिल्कुल। मगर सर एक लड़की किसी का गला कैसे घोट सकती है? दया, जब भी हम गला घोटने की बात करते हैं तब हमारे सामने कोई ताकतवर आदमी की तस्वीर आ जाती है, मगर यह मत भूलो कि उस वक्त वेद कोमा में था और साहिल बेहोश था। उनका गला घोटना उस वक्त कोई बड़ा काम नहीं था। मतलब खूनी एक लड़की है जिसे दवाइयों की अच्छी जानकारी है। हाँ, पर वो हो कौन सकती है? एक तो ये सर लेडी डॉक्टर रीटा। यह आपने ठीक किया। जैसे ही आपको पता चला कि खूनी एक लड़की है और वो इसी हॉस्पिटल में काम करती है, तो आप लोग मुझे पकड़ने चले आए। और वो भी सिर्फ इसलिए कि उस नर्स स्वाति ने मुझे उस कमरे से निकलते देखा। जी। और स्वाति ने उस लड़की को भी देखा जो डॉक्टर साहिल के कपड़े पहने हुए थी। करेक्ट। जब स्वाति ने हम दोनों को देखा है तो वो खूनी वो लड़की है, मैं हो ही नहीं सकती। हाँ वैसे हो तो नहीं सकती, लेकिन ये हो सकता है कि आप उसे जानती हैं। आप उससे मिली और जब आपने देखा कि वेद साहब का काम तमाम हो गया तो आप वहां से निकल पड़ी। लेकिन बदकिस्मती से स्वाति ने आपको देख लिया। अगर स्वाति ने मुझे देखा तो मैंने स्वाति को क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो आपके सामने थी ही नहीं। नहीं थी तो कहां थी? वो उधर से आ रही थी, वेस्ट रूम की तरफ से। मैं भी उसी तरफ गई थी, मैंने स्वाति को कहीं नहीं देखा। ऐसा कैसे? ऐसा ही हुआ है सर, स्वाति वहां थी ही नहीं तो उसने मुझे देख कैसे लिया? तो स्वाति ने तुम्हें कहीं देखा नहीं? देखा है। कहां से? कमरे के अंदर। स्वाति जी, हमें पता लगा है कि वेद साहब और डॉक्टर साहिल का खून एक लड़की ने किया है और हमने इन्हें पकड़ा है, और ये आपका नाम ले रही है। ये क्या, खुद फंस गई हो तो दूसरों को भी लेकर डूबोगे क्या? और ये तो ये भी कह रही है कि उस वक्त आप कमरे के अंदर ही थी। हाँ। स्वाति जी, ये जो हमें पैंट मिली है उसमें किसी का नाम लिखा हुआ है, बताओ वो कौन है? मुझे नहीं मालूम। चुपचाप बता दो, समझे?
वरना सबके सामने नाम लेंगे तो भी बेहोश होकर गिर पड़ोगी। कौन है वो? मुझे नहीं मालूम। बताओ चुपचाप। मुझे नहीं मालूम। अंदर कौन है? कोई नहीं। कौन है अंदर? कोई नहीं है अंदर। देखो। प्लीज प्लीज आप वहां मत जाइए, अंदर कोई नहीं है सर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, वहाँ कोई नहीं है। दरवाजा खोलो। वहाँ कोई नहीं है सर, सर वहाँ कोई नहीं है। क्या कर रहे हैं आप अंदर कैसे आए? चल निकल बाहर। मैं नहा रहा हूँ। बाहर निकल। मैं कपड़े पहने बगैर बाहर नहीं जाऊंगा। सर खून मैंने किया है। पर अंदर है कौन? उन्होंने कुछ नहीं किया सर। ये था अंदर। ओ, टी शेखर। क्या रिश्ता है तुम्हारा इनसे? ये मेरी पत्नी है। वेद साहब से तो तुम नफरत करते थे, इसलिए उन्हें मार दिया। डॉक्टर साहिल ने क्या बिगाड़ा था? डॉक्टर साहिल ने शादी के बाद मेरी माँ का सारा पैसा हड़प लिया। फिर वेद और साहिल ने मुझे हॉस्पिटल से भी निकाल दिया, भिखारी बना दिया मुझे। रोज पैसों के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। मगर अभी ही क्यों मारा वेद साहब को? वो तो खुद कोमा में थे। अगर बाय चांस वे सब होश में आ जाते तो वो विल बदल देते और फिर डॉक्टर साहिल को कभी पैसा नहीं मिलता। तो डॉक्टर साहिल के मरने के बाद जो पैसा तुम्हें मिलने वाला था वो नहीं मिलता। हमें बहुत पैसे मिलने वाले थे, लेकिन ना जाने कहां से आ गए आप लोग। अब तो एक नई विल बनेगी। ये दोनों अंदर जाएंगे और शायद फांसी भी हो जाए। हाँ डॉक्टर साहब। अब वो खतरे से बाहर है, मगर एक्सरे देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। आप लोग चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए। ठीक है। आइए मेरे साथ। डॉक्टर ने कहा है डरने की कोई बात नहीं है, अब जल्दी ठीक हो जाएंगी। जी हाँ, आप कुछ कह रही थी ना कि कोई आपको मारना चाहता है? उन्होंने उसे मार दिया, वो मुझे भी मार डालेंगे, मुझे मार डालेंगे। कौन है ये लोग? किसको मारा इन्होंने? वो एक लंबा सा आदमी था, ऐसे कुछ बाल थे उसके। स्विमिंग पूल के पास मार दिया उसे, स्विमिंग पूल के पास मार दिया उसे। कहाँ पे? किस जगह पे हुआ ये? वो वहाँ एक बंगले पे, एक गेट है, बड़ा सा गेट है उस बंगले को, सूरज का निशान है। गेट पे बना है एक सूरज। सूरज? हाँ हाँ, वही मार दिया, स्विमिंग पूल के पास मार दिया उसे। मुझे वो मार डालेंगे, मार डालेंगे, मुझे मार डालेंगे। देखिए कुछ नहीं होगा आपको, हम लोग सीआईडी से हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा, उस आदमी का नाम क्या है जिसका खून हुआ है? नाम? नाम? अच्छा, जिस आदमी ने उसे मारा है उसे आप पहचान सकती हैं? हाँ, पता नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुछ याद नहीं आ रहा। क्यों याद नहीं आ रहा मुझे? डॉक्टर क्या हो गया मुझे? क्यों याद नहीं आ रहा? आप लोग प्लीज जरा बाहर, प्लीज। नर्स। यस डॉक्टर। इन्हें सुला दो, इंजेक्शन लगा दो। नहीं। इस लड़की को कुछ गहरा धक्का लगा है। शी इज सफरिंग फ्रॉम पोस्ट शॉक ट्रॉमा, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए पेशेंट को कुछ याद नहीं रहता। इनकी हालत कुछ सुधर जाए तब आइएगा आप लोग।
मगर जिसने खून किया है वो तो खुलेआम घूम रहा है। सर एक्सीडेंट यहाँ हुआ है जू एरिया में। कार वर्सोवा की तरफ से आ रही थी, शायद सेंटा क्रूज जा रही हो। वर्सोवा की तरफ से? यस सर। आ गया। कोई अच्छी खबर है कि नहीं? सर हमने यहाँ पर हर जगह देख लिया है, मगर किसी ने भी कोई खून होते हुए नहीं देखा। मगर वो लड़की कह रही कि उसने खून होते हुए देखा है। अच्छा, वो बंगला दिखा जो उस लड़की ने बताया था? नहीं सर, इस पूरे रास्ते में ऐसा कोई बंगला नहीं है जिसके गेट पर सूरज बना हो। हेलो, एसीपी प्रद्युमन है? हाँ हाँ ठीक है, हम वहां आते हैं। ओके। वो गाड़ी यहां पहुंच गई है, पुलिस गैराज में। जाके देखते हैं। टॉम? सर, ये इस गाड़ी के मालिक हैं। ओ आइए, कहिए। अरे मेरी गाड़ी का ये हाल करके भाग गया। अगर वो राजपाल मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उसको ठीक कर दूं। ये राजपाल कौन है? मेरा कस्टमर है सर, जब भी मुंबई में आता है मेरे से गाड़ी किराए पर लेता है। ओ, तो ये गाड़ी आपने उसे किराए पर दी थी? जी, कल उसने ये गाड़ी ली और आज अचानक उसने फोन कर दिया कि मुझे जरूरी काम है, मैं दिल्ली वापस जा रहा हूँ, गाड़ी ओपेरा हाउस से उठवा लेना। और मेरी गाड़ी ओपेरा हाउस में छोड़कर भाग गया। फिर क्या? कुछ नहीं, मैंने वहां आदमी भेजा, वहां गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं थी। फिर पुलिस ने मुझे यहाँ भेज दिया। आप इन्हें पहचानते हैं? नहीं। नहीं? नहीं? आपकी ये गाड़ी ये लड़की चला रही थी। अरे मेरी गाड़ी इसके हाथ में कैसे आई? सर, सर लड़की के हाथ में गाड़ी कैसे आई ये समझ में नहीं आ रहा सर। हमने टूरिस्ट लॉज में जाके राजपाल का कमरा चेक किया, मगर हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। हाँ सर, लॉज का मालिक बता रहा था ये राजपाल दिल्ली में किसी एक्सपोर्ट कंपनी में काम करता है। इस लॉज के रजिस्टर में राजपाल का पता लिखा नहीं था? लिखा हुआ था सर, लेकिन सिर्फ 2 शब्द लिखे हुए हैं, वसंत विहार, न्यू दिल्ली, बस। राजपाल को ढूंढने में काफी समय लग सकता है, और हमें यह भी पता नहीं कि इस केस में उसका हाथ है भी या नहीं। सर इस लड़की का फोटो अखबार में दे दे, शायद इसके बारे में हमें कुछ पता चल जाए। लड़की ने खून होते हुए देखा है। वो ये भी कह रही कि कोई उसे मारना चाहता है। अगर उसका फोटो अखबार में छपा तो और भी गड़बड़ हो सकती है। हमें पहले उन लोगों का पता लगाना चाहिए जिन्होंने ये सब किया है। एक बात तो बहुत अच्छी हो गई है कि उस लड़की के दिमाग के अंदर कोई चोट नहीं लगी है। अब वो बिल्कुल ठीक है और घर जा सकती है। उसे कुछ याद आया? यही तो बात है, कुछ याद नहीं आया। सिर्फ उस खून के बारे में बातें करती रहती है। वो स्विमिंग पूल, वो गेट। हेलो, एसीपी प्रद्युमन है? हाँ हाँ ठीक है, उन्हें यहाँ हॉस्पिटल में ही भेज दो। ओके। तारदेव पुलिस स्टेशन में एक लड़की नुपुर के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है। हो सकता है वो नुपुर यही लड़की हो। उसके अंकल उसे यहाँ देखने आ रहे हैं। चलो। अब कैसी हैं आप? ठीक हूँ, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, मेरा नाम तक नहीं। इसे पहचानती हैं आप? नहीं। किसकी है ये? आपको रोजी याद है? नहीं, कुछ धुंधला धुंधला सा याद है। कोई बात नहीं, आपको जो भी याद है आप इन्हें बताइए। दे जरा कुर्सी दी। मुझे वो जगह याद है। अच्छा, जरा बताना वो जगह कैसे दिखती है? एक बड़ा सा गेट है, कुछ यूं और 2 लोहे के दरवाजे थे, उस पे सूरज बना हुआ था। नहीं, दोनों दरवाजे पर सूरज बने हुए थे। आपने बताया था कि उस आदमी को स्विमिंग पूल के पास मारा था?
हाँ। कैसे मारा था? पिस्टल से गोली मारी थी उसे। नहीं, शायद चाकू से मारा था। उसकी पूरी कमीज लाल हो गई थी खून से। चाकू था या पिस्टल थी? अब कैसे बताऊं क्या था? नूपुर, बेटे नूपुर, क्या हो गया तुम्हें? ये तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? और ये सब लोग कौन है? आप मिस्टर सनावर हैं? जी। चलिए हम जरा बाहर चल के बात करते हैं, आइए। अभिजीत सर। जरा इन्हें बाहर ले जाओ। आपको जो भी याद है आप इन्हें बताइए, ये ड्राइंग बनाएंगे। वो गेट है ना, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। हो, सीआईडी से। देखिए साहब, ये लड़की नूपुर मेरी भतीजी है, और अगर इसने कुछ किया है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं, इसलिए कि उस बेचारी को तो पता भी नहीं होगा कि वो क्या कर रही है। क्या मतलब? जब से इसके माता पिता की मौत हुई है तब से इसके दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं है। हम लोग कलकत्ते में रहते हैं, मैं मुंबई किसी काम से आ रहा था तो इसको भी साथ लेता आया। कल शॉपिंग कर रहे थे और ये ओपेरा हाउस पे अचानक न जाने कहाँ गायब हो गई। ओपेरा हाउस? सर यहीं से तो ये कार चोरी हुई थी। कार? इसने कार चुराई? ये गाड़ी चला रही थी? ओह माय गॉड! क्यों, क्या हुआ? साहब, ये लड़की हमारे साथ कलकत्ते में रहती है और उसके माता पिता टाटा नगर में रहते थे। ये किसी कॉलेज के ड्रामे में काम कर रही थी, बस जिद पकड़ ली कि माँ बाप का आना जरूरी है। वो लोग बेचारे वहां से कार में निकले, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और मारे गए। बस तब से ऐसा होता है। ये समझती है कि इसके माँ बाप की मौत इसकी वजह से हुई। बस जब जब ये जुनून सवार होता है साहब, ये गाड़ी में बैठती है और एक्सीडेंट कर देती है। 2 बार, इससे पहले भी 2 बार इस तरह से इसने आत्महत्या करने की कोशिश की है। ये रोजी कौन है? रोजी मेरी बेटी है। आपके पास क्या सबूत है कि ये नूपुर आपकी भतीजी है? सबूत? सबूत से क्या मतलब आपका? देखिए, हमारी तसल्ली के लिए हमें सबूत चाहिए। अब देखिए, मेरे पास ये फोटोज हैं जो मैं पुलिस को दिखाने लाया था। अब ये छोटी वाली बच्ची रोजी है। अब देखिए, नूपुर इसमें कितनी खुश लग रही है। नहीं, जब ठीक रहती है तो बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन बस 6 महीने में 1-2 बार जरूर उसके दिमाग पर असर हो जाता है और फिर तो वो बिल्कुल दूसरी दुनिया में चली जाती है। और तब क्या होता है? तब क्या बताऊं साहब, नूपुर ऐसी ऐसी कहानियां बनाती है कि सुनने वाले का दिल दहल जाता है। सर। हाँ भैया। सर, वो लड़की बहुत घबराई हुई थी, बस गेट के बारे में ज्यादा बोल रही थी, वही बना दिया गया। सर पता नहीं ये लड़की भी सच बोल रही है या नहीं, या जैसा उसके चाचा ने कहा उसने कोई नई कहानी तो नहीं बना ली। सर मुझे तो इसके चाचा पे भी शक हो रहा है, कहीं वो भी फेंक तो नहीं रहा है। अभिजीत, मैंने सुधाकर को इन लोगों के पीछे लगे रहने के लिए कहा है। अब देखते हैं वो चाचा कहाँ कहाँ जाता है। सर, अगर नूपुर ने सचमुच खून होते हुए देखा है फिर तो उसकी जान को खतरा है। मुझे तो वो सब कुछ नूपुर का वहम लग रहा है सर। सर, नागनाथ आने वाले हैं अपनी गाड़ी लेने। ठीक है सर। सर जी नमस्कार सर। सर आपको थोड़ी सी तकलीफ देनी है। वो क्या है कि इंश्योरेंस वालों को सर्टिफिकेट चाहिए कि गाड़ी में क्या क्या नुकसान हुआ है, तो मैंने लिस्ट बना ली है, आप बस जरा सा साइन कर दीजिए सर। ये क्या है? इसमें तो लिखा कि आपकी पूरी गाड़ी टूट गई है। हर चीज को 10 गुना बढ़ा चढ़ा के लिखा है आपने। है? आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है कि जंबो जेट का? वो क्या है सर कि इंश्योरेंस के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है। बेकार की बातें मत करो, समझे? मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। नाराज मत होइए सर, आप कहते हैं तो 3-4 चीजें काट देता हूँ। चुप! दूंगा भी, घुमा के सही हो जाएगा तू। फेड्रिक्स सर, तुम नई लिस्ट बनाओ, मैं बताता हूँ क्या क्या टूटा है। बोनट गया हुआ है, हाँ सुधाकर। सर, वो लोग इस गेट के अंदर घुसे और वॉचमैन से किसी आदमी का नाम पूछा कि ये आदमी यहाँ रहता है क्या, और पीछे वाले गेट से निकल गए। मुझे तो पता ही नहीं था कि बिल्डिंग के पीछे दूसरा गेट भी है, और टैक्सी में बैठ कर चले गए। वो लोग टैक्सी में बैठ के गए? हाँ, वॉचमैन ने देखा उन्हें टैक्सी में बैठते हुए।
हेलो डिमेलो, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते भैया। देखो, गुलमोहर अपार्टमेंट्स खार में से 2 आदमी और एक लड़की टैक्सी में बैठ कर निकले थे करीब 11 बजे। मुझे ये पता करना है उस टैक्सी वाले ने उन्हें कहाँ पे छोड़ा था। हाँ मैं मानता हूँ हम लोग पुलिस वाले, लेकिन हम लोग कोई भगवान थोड़ी ना भाई। तुम भी दिखा दो लोगों को कि टैक्सी वाले क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन ज़रा जल्दी, किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। ओके? भैया ऑफिस से फ़ोन आया। कार गुलमोहर अपार्टमेंट से 11 साढ़े 11 बजे एक टैक्सी ने कुछ पैसेंजर उठाए हैं। 2 आदमी और एक लड़की है। पता ये लगाना है कि वो लोग कहाँ पे उतरे। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई सीआईडी का चक्कर है। सीआईडी का चक्कर है? हाँ। तब तो पता करना ही चाहिए। हाँ चलो भाई, फैला दो सारे में। हाँ चलो। मैं भी फैलाता हूँ। सुन लो सब लोग, 2 आदमी एक लड़की कार से उठाए थे भाड़ा 11 बजे। ढूंढो जल्दी, कहाँ गए? हाँ 2 आदमी थे, साथ में एक लड़की भी थी। कार से उठाया था किसने भाड़ा? जाओ ढूंढो। 11 बजे कार से 2 आदमी एक लड़की। 11 बजे 2 आदमी एक लड़की कार से। जल्दी से पता करो टैक्सी कहाँ गई। 11 बजे कार से 2 आदमी एक लड़की। जल्दी से पता करो टैक्सी कहाँ गई। जल्दी से पता करो। 11 बजे 2 आदमी एक लड़की। हाँ पता करो टैक्सी कहाँ गई। ढूंढो टैक्सी कहाँ गई। 2 आदमी एक लड़की थे। 11 बजे ढूंढो टैक्सी कहाँ गई। ढूंढो। हाँ जाओ ढूंढो। 2 आदमी देख ले, पता करो टैक्सी कहाँ गई। अरे सुनो भाई, 11 बजे कार से 2 आदमी थे और एक लड़की भी थी। 11 बजे कार से मैंने उठाया था भाड़ा। उन लोगों को मत ले गया तुमने। क्या मिल गया? वो 2 आदमी और एक लड़की कहाँ पे गए थे उनका पता लग गया? भाई कमाल कर दिया टैक्सी वालों ने। भाई तुम्हारा वायरलेस तो हमारे वायरलेस से भी तेज निकला। अच्छा भैया पता तो बताओ वो लोग कहाँ पे गए? मत मारिए मुझे, मत मारिए मुझे। देखो बेटे, ठीक से याद करो कि वो टेप कहाँ रखे। मुझे कुछ याद नहीं। नाटक बंद कर और ठीक ठीक बता कि वो टेप कहाँ है, वरना जान से मार दूंगा। प्लीज मिस्टर सनावर, मुझे कुछ याद नहीं है। देख, मेरे दिमाग में आग लगी हुई है, मेरे हाथों से कुछ हो ना जाए। मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये नहीं पता कि आप किस टेप के बारे में बात कर रहे हैं। देख लड़की, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, लेकिन मैं 3-4 घंटे के अंदर फिर वापस आऊंगा, और तब तक तू याद करके रख कि वो टेप कहाँ है, नहीं तो इस घर से तेरी लाश ही बाहर जाएगी। मुझे मत मारो। जनक भाई, बस समझ लो कि सत्यानाश हो गया। अरे उस लड़की की याददाश्त चली गई। नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल रही है। नहीं जनक भाई, ड्रामा नहीं कर रही है, उसे सचमुच टेप के बारे में कुछ याद नहीं। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूं। हाँ, फिर देखेंगे क्या करना है। ठीक है। सीआईडी वाली क्या कर रही है? कारिया, हाँ देख सुन, सीआईडी वाले आ रहे हैं तेरी तरफ। तू लड़की को खत्म कर और फौरन वहां से निकल ले। हम लोग टाइम पे पहुंच गए। 1 मिनट भी लेट हो जाते तो ये मर जाती सर। सर अभी हम इसे आशा के घर लेके जा रहे हैं। हमारी आंखों के सामने रहेगी तो ठीक रहेगा। नहीं सर अभी ठीक है, बस थोड़ी घबराई हुई है। रुको, रुको। क्या हुआ? रुको। क्या हुआ? क्या हुआ? ये मुकेश। ये तो वैसा ही गेट है जैसे इन्होंने बताया था। तो वो खून यहीं पे हुआ था क्या? बंगला तो बंद है, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। ताला तोड़ देते हैं। ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो? मैं यहाँ का वॉचमैन हूँ। ये बंगला बंद क्यों है? कौन रहता है यहाँ पे? हमें इसकी तलाशी लेनी है। क्यों साहब, तलाशी क्यों लेनी है? क्योंकि इस लड़की का कहना है कि यहाँ पे खून हुआ है। खून? हाँ, यही बंगला था ना? हाँ यही बंगला है। स्विमिंग पूल के पास हुआ था खून। इस बंगले में स्विमिंग पूल है? हाँ। कहाँ पे है?
वहाँ गार्डन के पास। यही है वो जगह, यही पे खून हुआ था। यहीं पे बैठे थे वो, यहीं पे बैठे थे। ये घर किसका है? घर का मालिक कौन है? ये मेजर सोडी साहब का घर है, वो बाहर गए हुए हैं, अगले महीने वापस आएंगे। कल यहाँ पे क्या हुआ था? हैं? कुछ नहीं हुआ। झूठ बोलता है। नहीं, सच बता। मैं सच बोलता हूँ मैं सच बोलता हूँ। मैं पूरा दिन यहीं पे था, यहाँ कोई खून नहीं हुआ था, यहाँ तो कोई आया भी नहीं है। उन्हें यही गोली लगी थी और वो पानी में गिर गए थे। खून का निशान दिख तो नहीं रहा है, अंदर कुछ हो तो पता नहीं। मैं देखता हूँ। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो आदमी खून से लथपथ इसी पुल में गिरा था, सारा पानी लाल लाल हो गया था। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो यही बंगला था? हाँ, यही बंगला था। मुझे वो गेट याद है, ये स्विमिंग पूल याद है, खून यहीं पे हुआ था। बड़ी अजीब बात है, अक्सर ऐसा होता है, अगर किसी को वहीं ले जाया जाए जहां उसके साथ हादसा हुआ था तो उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाता है। मगर डॉक्टर साहब, इसने तो वहां के वॉचमैन तक को नहीं पहचाना। इसे तो बस वो गेट याद है और वो स्विमिंग पूल। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके सिर पे चोट लगने की वजह से अंदर से कोई दूसरी पर्सनालिटी बाहर आ गई हो जो ये सब देख रही है, जैसे स्प्लिट पर्सनालिटी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पागल नहीं है, इसने जरूर कुछ देखा हुआ है। इसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं जो ये बता नहीं पा रही है। मैं जानता हूं ऐसी हालत में इंसान पर क्या बीतती है। मेरे साथ तो ये सब हो चुका है ना। हाँ, जब तुम्हारे सिर पे चोट लगी थी तो तुम्हें कुछ याद नहीं था, तुमने अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया था, मगर बाद में कम से कम तुम्हें ये तो याद आया कि तुम कौन हो, क्या हो। इस बेचारे को तो अपना नाम तक मालूम नहीं है। मैं इसे कल एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा देता हूं, शायद वो कुछ बता सके। अच्छा, तो मैं अब चलता हूं, ये तो अब काफी देर तक सोती रहेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, कल मिलते हैं। नमस्ते जी हाँ, मैं डॉक्टर कतरा, मुझे डॉक्टर मनमोहन ने भेजा है। अच्छा, आइए। नूपुर यही है ना? जी हाँ, यही, आइए प्लीज। इस तरफ आइए। ये डॉक्टर साहब। नमस्ते नूपुर जी। नमस्ते। मुझे डॉक्टर मनमोहन ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूं ना, आपको एकदम ठीक कर दूंगा। मैं इन्हें प्लेसेटल का इंजेक्शन दे रहा हूं। इंजेक्शन? जिससे इनको एकदम आराम हो जाएगा। ठीक 1 घंटे बाद जब इंजेक्शन का असर होगा तो मैं इनसे फिर से बात करूंगा। शायद हिप्नोटाइज भी करना पड़े मुझे। आप डॉक्टर हैं, आप जानते ही आपको क्या करना चाहिए। अगर पेशेंट और उसके साथ वाले डॉक्टर पे भरोसा करे तो उसका काम एकदम आसान हो जाता है। डोंट वरी, जरा भी दर्द नहीं होगा। तुम उस तरफ मुंह कर लो, कर लो, टीवी की तरफ मुंह कर लो। हाँ? आप लोग जरा पीछे हटिए, उसे टीवी देखने दीजिए। देखो, ये इंजेक्शन लगते ही तुम आराम से चैन की नींद सो सकोगी। नो प्लीज। फिर 1 घंटे बाद बात करेंगे। प्लीज। क्या हुआ आपको? रुको, क्या बात है? क्या हुआ आपको? डॉक्टर, ये तो मर गया। कौन सा इंजेक्शन दे रहा था ये? पॉइजन?
इसमें तो जहर है। ये तुम्हें जहर देने वाला था। तुम जानती हो इसे? नहीं। तुम्हें पता था कि ये नकली डॉक्टर है? तुम चिल्लाई क्यों थी? मैं दूर से देख के चिल्लाई। उसे? वो टीवी पर। तुम मेरा ताज ले सकते हो, ये जमीन जायदाद ले सकते हो, ये मेरे जवाहरात ले सकते हो। ये तो एक्टर रामशंकर है। लेकिन मैं यहाँ का राजा हूँ और राजा ही रहूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं यहाँ के लोगों के दिलों पर राज करता हूँ। चाहे तुम कुछ भी कर लो। यही वो आदमी है उनके दिलों से मेरे लिए जिसका मैंने खून होते हुए देखा है। मैं राजा हूँ, राजा था और राजा ही रहूंगा। आइए। मुझे किसी ने कैसे मार दिया? मैं तो आपके साथ जिंदा चला रहा हूँ। आप ये नहीं जानते? मैं कौन है? मैंने आपका खून होते हुए देखा है। आप अपने ही घर में स्विमिंग पूल के पास बैठे थे। हाँ, स्विमिंग पूल के पास बैठे थे ये। और किसी ने इनका खून कर दिया। क्या हो गया रे? क्या बोल रही हैं? देखिए, पहली बात तो मेरे घर में स्विमिंग पूल नहीं, और दूसरी बात मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। मुझे किसने मार दिया? दरअसल इनकी तबीयत थोड़ी खराब है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ। 2 आदमियों ने इन पर गोली चलाई थी। 2 आदमियों ने? हाँ। स्विमिंग पूल के पास? हाँ। लंबे चौड़े थे ना? हाँ, ऐसा हुआ था ना? हाँ, हुआ था। देखा? लेकिन 3 साल पहले। क्या? 3 साल पहले? जी। दरअसल ये जो बता रही है ना, वो मेरी एक फिल्म का सीन है, आखिरी मौत। उसमें मेरी मौत ऐसे ही हुई थी जैसे ये बता रही हैं। रामशंकर जिंदा है, मगर आखिरी मौत फिल्म में वो गोली खा के मरा था स्विमिंग पूल में, ठीक वैसे ही जैसे उस लड़की ने देखा था। लेकिन सर, जब वो मरा ही नहीं तो लड़की ने देखा कैसे? देखो, उस लड़की को मारने की 3 बार कोशिश की जा चुकी है। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है वहीं पे कुछ छूट गया हो जो हम लोगों को नजर नहीं आ रहा? तो क्या एक्सीडेंट यहां पर हुआ है? वो लड़की यहाँ से आ रही थी। सर, ये देखिए, जयश्री थिएटर, जो एक्सीडेंट से करीब 2 किलोमीटर दूर है। जयश्री थिएटर? जरा आज का पेपर देना। देखा? आखिरी मौत। 3 साल पुरानी फिल्म फिर से रिलीज हुई है, और वो भी जयश्री थिएटर में, जो एक्सीडेंट स्पॉट से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। जयश्री थिएटर। जो कुछ भी हुआ है इस थिएटर में ही हुआ है। यही चलते हैं। हाँ साहब, आज से 3 दिन पहले भी आखिरी मौत ही फिल्म चल रही थी। फ्लॉप फिल्म है, इसलिए भीड़ बहुत कम है। मैनेजर साहब, उस दिन हॉल में क्या कुछ गड़बड़ हुई थी? हाँ, कुछ गड़बड़ हुई तो थी। क्या हुआ था उस दिन? मेरा ख्याल से किसी को बीच फिल्म में हार्ट अटैक आया था। उसके दोस्त लोग उसे उठा करके हॉल से घर ले गए। आशा, सर। जरा नूपुर को बुला के लाओ। यस सर। मैनेजर साहब, क्या आप हमें इस फिल्म की 7वीं रील दिखा सकते हैं? अजी 7वीं क्यों, पूरी फिल्म ही देख लीजिए। नहीं, रामशंकर ने बताया था कि उसकी मौत फिल्म में 7वीं रील में होती है। हमें जो कुछ पता करना है वो 7वीं रील से पता चल जाएगा। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? हम आपको कुछ दिखाते हैं, आप स्क्रीन पे देखना। स्क्रीन पे देखो ध्यान से। क्यों? तुझे क्या लगा था तू हमसे बच जाएगा? तू चाहे कहीं भी चुप जाता, हम तुझे ढूंढ ही निकालते। देखो, गोली मत चलाना प्लीज। हाँ, गोली मत चलाना। क्यों नहीं चलाऊं गोली? देखो, आप चाहो तो मेरा सारा पैसा ले लो, पर
मुझे मारो मत, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा, प्लीज प्लीज। जो बोलेंगे वो करेगा। हाँ जैसा कहोगे। तो फिर गोली खा। नुपुर क्या हुआ? नूपुर, नूपुर, क्या हुआ था उस दिन? है? कुछ याद आया तुम्हें? है? मार डाला उन्होंने, राजपाल को मार डाला, वो मुझे भी मार डालेगा। राजपाल? ये राजपाल कौन? राजपाल, राजपाल, मुझे उसे टेप देनी थी और इन्हें पता चल गया, इसलिए इन्होंने राजपाल का खून कर दिया, खून कर दिया उसका। किसने? किसने खून किया राजपाल का? जनक के आदमियों ने। वो मुझे मार डालेंगे, वो मुझे मार डालेंगे, वो मुझे मार डालेंगे, वो मुझे मार डालेंगे। नुपुर, नुपुर रिलैक्स, रिलैक्स, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सीआईडी तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नूपुर, होश में आओ, होश में आओ नूपुर। तुम्हें कुछ नहीं होगा नूपुर, बस। मुझे सब कुछ याद आ गया। एक्चुअली हुआ क्या था? मैं एक एक्ट्रेस हूँ, दिल्ली से आई हूँ। राजपाल की एक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एजेंसी है। एक दिन उसने मुझे बुलाया और कहा कि वो शिपिंग कंपनी के मालिक जनक का असली चेहरा लोगों के सामने दिखाना चाहता है। असली चेहरा? राजपाल को ये शक हो गया था कि कुछ बड़े लोगों के साथ मिलकर जनक अपने शिप्स में स्मगलिंग कर रहा है। पर उसने तुम्हें क्यों बुलाया? जनक की एक छोटी बेटी है, दूसरा घर में कोई भी नहीं है। राजपाल ने मुझसे कहा कि तुम किसी भी तरह घर में घुसकर उसकी गवर्नेंस बन जाओ। बस मैंने वही किया। 3 महीने मैंने जनक के यहाँ काम किया, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता ना कर सकी। फिर अचानक एक दिन 3 लोग आए घर पर। बताइए मुकेश जी, क्या सेवा की जाए? सर ये कटरा बता रहा था कि आपको मेरे लायक कुछ काम है। काम तो है मुकेश जी, और ऐसा काम है कि आपके भी पौबारा हो जाएंगे। अच्छा, हाँ तो बस जल्दी से बताइए सर, काम खत्म करते हैं और फिर कुछ पीने वीने की बातें करते हैं। भाई उसके पहले रेट तय हो जाए तो ठीक रहेगा। हाँ तो फिक्स कर दीजिए ना सर, हमें कहाँ झगड़ा करना है, आप जो कहेंगे वो फाइनल है। अब जल्दी से बताइए। तो फिर ये लीजिए, पूरे 50 लाख। खोल के दिखाइए। लाइए, कहाँ साइन करना है? बस ज्यादा नहीं मुकेश जी, ये 3 फाइलें हैं। सर 50 लाख रुपयों के लिए तो मैं 3 क्या 30 कागजों पे साइन कर दूं। हम बताइए। ऐसे ही अपनी दोस्ती बनी रहे तो फिर आपको भी फायदे हैं और हमें भी है। दीदी तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, चलो। दीदी वो बैग में क्या है? बेटा बैग में कुछ भी नहीं है। चलो लेट्स गो। पहले बताओ। कम ऑन, लेट्स गो। तुम्हारे कमरे में जाते बहुत सारा गेम खेलेंगे। मैं ना तुम्हारे लिए एक अच्छी चॉकलेट भी लेके आई हूँ। क्या हो रहा है ये सब? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं दीदी को अपने कमरे में लेके जा रही हूँ। बोल दी ना उल्टी बात। एक्चुअली मैं ऐसे कमरे में लेके जा रही थी। चलो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, कम ऑन, फास्ट 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 फास्ट। हेलो राजपाल, काम हो गया है, टेप मेरे पास है। आज शाम को जयश्री सिनेमा हॉल में आ जाना। हाँ भैया, 1 बॉटल जैम, 3-4 पैकेट्स बिस्किट्स और 10 पैकेट वेफर। मैं टेप लेकर राजपाल से मिलने यहाँ आई, पर इसके पहले कि मैं टेप उसे दे दूं, जनक के आदमियों ने उसका खून कर दिया, मार डाला उसे, और मैं टेप लेकर यहाँ से भाग निकली।
लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया था। मैं थिएटर के बाहर भागी। वहां राजपाल की गाड़ी खड़ी थी, उसमें बैठकर यहाँ से निकल गई। मगर उन्होंने मेरा पीछा किया, मुझ पर गोली चलाई और फिर वो एक्सीडेंट हो गया। मगर वो टेप है कहाँ? टेप? हाँ। टेप वहां है। वहां? यहाँ। राजपाल की मौत बेकार नहीं जाएगी, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इस टेप को फौरन चला के देखना चाहिए। तो फिर ये लीजिए, पूरे 50 लाख हैं। आज विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर मुकेश किडवाह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और जनक चिंदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जस्टिस श्रीधर को सरकार ने इस मामले की जांच के लिए नियुक्त किया है। समाचार में आगे मौसम का हाल। अब कल मैं दिल्ली चली जाऊंगी। आप सबने मेरी इतनी मदद की, थैंक यू सो मच। इतनी जल्दी जा रही हैं आप? वैसे दिल्ली जाकर हमें याद जरूर रखना है। थोड़ा और रुक जाती तो अच्छा होता। क्या अच्छा होता? अब नहीं वो सर बताइए। मतलब मैं आपको कोई फिल्म दिखा देता। फिल्म? हाँ। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।